हेलो स्टूडेंट। हमारा जो हीट ट्रांसफ़र के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्लियर है। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया कि तीन अलग अलग कौन से मोड होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, जिसमें सबसे पहले हमने कंडक्शन के बारे में डिस्कस किया, देन कन्वेक्शन के बारे में हमने देखा और उसके बाद लास्ट में हमने रेडिएशन के बारे में देखा। तो अगर हम लोग रिकेप करें कि कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंड पे अगर हम किसी भी बॉडी को अगर हीट देते हैं तो इसके एटम जो है हीट को रिसीव करते हैं और ड्यू टू मोलिकुलर वाइब्रेशन ये अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो एडजेसेंट मोलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र होता है और इस तरीके से हीट जो है वो वन एंड से अनदर एंड तक चला जाता है। तो ये रहा हमारा क्या है कंडक्शन के बारे में था। अब अगर हम लोग कन्वेक्शन के बारे में डिस्कस किए और साथ में आप क्लास वाला भी एग्जाम्पल को याद रखिएगा। कन्वेक्शन के केस में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी पॉट में अगर हम लोग वाटर को हीट कर रहे हैं तो जैसे ही गैस के थ्रू अगर हम लोग उसमें एनर्जी देते हैं तो जो उसके जो पॉट के जो सबसे नीचे वाले जो सरफेस लेयर पे जो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सबसे पहले हीट को ऑब्टेन करेंगे और जैसे ही हीट को अगर वो ऑब्टेन करेंगे तो वो जो वेपराइज हो जाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी लेंगे तो उनकी डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो हल्का हो जाएंगे और उनका जगह फिल करने के लिए जो हैवियर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके सराउंडिंग में वो चले जाएंगे। इस तरीके से ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा। आप पानी भी अगर गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले नीचे वाला लेयर गर्म होता है, देन ऊपर वाला लेयर गर्म होता है उसके थ्रू, क्लियर है। तो यही एक तरीके का जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो जाता है वो हमने कन्वेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और रेडिएशन हमारा क्या था कि जो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, जैसे आप लोग सुने होंगे कि गामा रे, एक्स रे, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रे, तो ये जो अलग अलग रे होती है तो इनकी अलग अलग अमाउंट वेवलेंथ होती है और साथ में इनकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो उस वेवलेंथ उस एनर्जी के उस वेव के फॉर्म में जो हमारा जो है एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होता है, क्लियर है। तो वो था रेडिएशन, जिसमें हमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो तीन अलग अलग मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हैं इनमें तीन अलग अलग लॉ हैं। जब से अगर हम कंडक्शन का बात करें तो एक फोरियर लॉ आता है, अगर हम लोग कन्वेक्शन का बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आएगा, और अगर हम लोग रेडिएशन का बात करें तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आता है। तो ये तीनों लॉ हमारे एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ हैं। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। तो ये जो फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन जो है वो ये बताता है कि जैसे सपोज करिए कि अगर ये वॉल है, ये वॉल कुछ ऐसा है कि जैसे सपोज करिए कि अगर ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है और हीट कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब ये ऐसे वॉल बने हुए हैं। तो ये जो वॉल है ये इसका अगर हम 3D इमेज देखें तो वो कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए कि अगर इस डायरेक्शन या इस वाले सरफेस का टेम्परेचर T1 है और इसके अपोजिट वाले इस साइड वाले सरफेस का टेम्परेचर T2 है, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। और मान लीजिए कि ऐसे हीट आ रहा है तो क्या बोलता है फोरियर लॉ कि फोरियर लॉ ये बोलता है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन कंडक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग द डायरेक्शन एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ का टेम्परेचर इस वाले सरफेस का टेम्परेचर T1 है, इसके अपोजिट वाले सरफेस का टेम्परेचर T2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और अगर इसी टेम्परेचर डिफरेंस को इसके लेंथ के अलॉन्ग अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब dt/dx। अगर ये x लेंथ है, अगर ये इसका लेंथ ये टोटल मान लीजिए dx है और यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो ऑब्वियसली ये वाला इस वाला टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, dt। तो dt/dx को क्या बोला जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। कि मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने में लेंथ के अलोंग कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है उसको बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो फोरियर लॉ ये बताता है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इस पर्टिकुलर अगर मान लीजिए कि वॉल है तो इससे कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है और प्लस ये वाला एरिया, क्योंकि हीट ऐसे ट्रांसफ़र हो जाए तो इसके परपेंडिकुलर में ये जो एरिया है इसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा
अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कंडक्शन। क्लियर है? तो उसी को अगर हम लोग ये देखें कि अगर ये एक वॉल है और इस तरीके से हीट आ रहा है, तो ये जो हीट आ रहा है, ये जो क्यू अमाउंट जो हीट आया है वो क्या होगा, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट इस पर्टिकुलर वॉल के अलोंग अवेलेबल है और प्लस कितना इसका ये वाला एरिया अवेलेबल है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है कि मतलब कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा वो dt/dx, और या क्या बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होता है उसके परपेंडिकुलर में जो एरिया होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन के थ्रू वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर एरिया इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है? अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोला जाता है के। अभी हम लोग के बारे में डिस्कस किए थे। ये के हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल के को बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। और प्लस आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ माइनस साइन दिख रहा है। तो माइनस साइन कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए यहाँ का टेम्परेचर T1 ज़्यादा है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जो हमारा जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो अगर यही इंक्रीज होता तो वो पॉजिटिव हम लोग लिखते, लेकिन क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग चलते जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जो हमारा जो टेम्परेचर है वो निगेटिव होते जा रहा है। या ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कम होते जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एक निगेटिव साइन लाया जाता है। तो क्योंकि अगर कुछ इस तरीके का होता कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते वैसे वैसे टेम्परेचर T1 से T2 तक इंक्रीज होता तब यही चीज़ें पॉजिटिव हो जाती, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक निगेटिव साइन लाया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, ये हमारा फोरियर लॉ कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कंडक्शन इक्वल टू होता है माइनस KA dt/dx। क्लियर है? ये dt/dx क्या होता है, dt/dx जो होता है वो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dt/dx को बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, और ये जो A है वो क्या है, एरिया परपेंडिकुलर टू हीट ट्रांसफ़र। क्लियर है? और K तो आपको पता ही है थर्मल कंडक्टिविटी, और Q क्या है हमारा, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कंडक्शन। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा फोरियर लॉ हो गया, जिसमें हमने क्या देखा कि फोरियर लॉ में क्या होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि अगर ये एक वॉल है, इस वॉल में टोटल कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा कंडक्शन के द्वारा, उसको हम लोग फोरियर लॉ से निकालेंगे। और वो फोरियर लॉ हमें क्या फॉर्मूला देगा कि अगर आपका ये वाला, क्योंकि हीट ऐसे ट्रांसफ़र होगा तो ये परपेंडिकुलर एरिया होगा, तो ये जो हीट ट्रांसफ़र होगा इस परपेंडिकुलर एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, और प्लस जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट इसके अलोंग एग्जिस्ट करेगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा Qx इक्वल टू माइनस KA dt/dx। और इसी के बेसिस पे अगर अभी हम लोग आगे फर्दर और अभी देखेंगे जस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद कि कैसे इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है ये एक्चुअली कन्वेक्शन के केस में यूज़ किया जाता है। अब ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है कि किसी भी सरफेस में कन्वेक्शन के कारण जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा वो उसके सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और प्लस जो टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड सरफेस और उसके सराउंडिंग फ्लूइड के बीच में उसके टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कन्वेक्शन, ड्यू टू कन्वेक्शन, इसको ऐड कर लीजिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट है, ये हॉट प्लेट है, क्लियर है, और इसके सराउंडिंग में एयर हैं,
तो ये जो इससे जितना भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा कन्वेक्शन के थ्रू, वो क्या हो जाएगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, जितना ज़्यादा एयर के साथ एक्सपोज होगा वो पूरे को सरफेस एरिया बोलेंगे, उसके प्रोपोर्शनल होगा। जैसे बोलते हैं ना कि अगर मान लीजिए चाय है, चाय को अगर हमको ठंडा करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि एक गिलास में आप लीजिए और उसी को एक बड़े से प्लेट में कर दीजिए, तो ऑब्वियसली चाय किस में ठंडा हो जाएगा, बड़े वाले प्लेट में। क्यों बड़े वाले प्लेट में ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जबकि अगर वही आप ग्लास में रखेंगे तो सरफेस एरिया छोटा सा रहेगा, प्लेट में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कन्वेक्शन, अब कन्वेक्शन में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और प्लस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड सराउंडिंग फ्लूइड, और प्लस अगर मान लीजिए चाय का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे चाय जब एकदम गर्म रहेगा तो अब उसमें हीट ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से होगा, और जैसे जैसे वो ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे आप देखिएगा कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है वो कम होते जाता है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा कन्वेक्शन के थ्रू। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो जो Q यहाँ पे क्या है, ये कंडक्शन के द्वारा था, यहाँ पे मैं कन्वेक्शन लिख देता हूँ, Q कन्वेक्शन, Q कन्वेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये हो गया हमारा सरफेस एरिया प्लस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड सराउंडिंग। तो जब यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको कि हम लोग H से डिनोट करते हैं, और ये होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। चलिए लाइट का थोड़ा इशू हो गया था, तो देखते हैं। ये जो H है, ये H क्या है एक्चुअली बोला जाता है इसको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। क्लियर है? सो ये देखिए हम लोग क्या डिस्कस किए, पहला यहाँ पे ये जो K है वो इसको क्या बोला जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आया H, इसको बोला जाता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। क्लियर है? तो अल्टीमेटली फॉरियर लॉ फॉर कंडक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फॉर कन्वेक्शन, एंड लास्ट में एक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। क्लियर है? तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग आगे फर्दर इसको डिटेल में देखेंगे। तो देखिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बोलता है, ये लॉ ये बोलता है कि देखिए अभी हम लोग जब इसी यूनिट में ही जब हम लोग रेडिएशन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की बॉडी होती हैं, जैसे ग्रे बॉडी होती है, वाइट बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी होती है। तो वैसे ही ब्लैक बॉडी का एक कंसेप्ट आएगा। ये ब्लैक बॉडी उस बॉडी को बोला जाता है कि जो अगर उसके ऊपर कोई भी हीट दिया जाए या किसी भी टाइप का एनर्जी अगर आता है तो वो सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर जो भी उससे हीट निकलेगा या एनर्जी निकलेगा वो सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। अभी ये क्लियर नहीं होगा, इसलिए अभी जब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट क्लास मतलब जब हम लोग रेडिएशन पे अभी पहुँचेंगे धीरे धीरे, तब वहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखिए कि एक ब्लैक बॉडी होता है रेडिएशन में, इस केस में क्या होता है, ये पर्टिकुलर लॉ उसी बॉडी के ऊपर ही वैलिड होता है। तो ये लॉ ये बोलता है कि द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर मैं ई को एनर्जी बोलूँ या फिर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बोलूँ फॉर अ ब्लैक बॉडी, तो किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर का जो टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा, 273 को ऐड करना पड़ेगा। तो उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर का प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी फॉर अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द पावर 4th।
तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आपका यूनिट हो जाएगा वॉट पर मीटर केल्विन टू द पावर 4 सेकेंड। क्लियर है? वॉट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये वॉट बोल दिए तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा एक तरीके से जो थर्मोडायनेमिक्स में तीन अलग अलग लॉ, नॉट थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र में जो तीन अलग अलग लॉ, कंडक्शन के लिए फॉरियर लॉ, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ एंड रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करते हैं, ये फॉरियर लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लेन वॉल के लिए क्या फार्मूला होगा, सिलेंडर के लिए क्या फार्मूला होगा, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आगे हम लोग, हमारे यूनिट में कन्वेक्शन ही दिया है डायरेक्ट, फिर वो जब कंडक्शन वाला पोर्शन हो जाएगा तो हम लोग मूव करेंगे रेडिएशन के ऊपर में। तो इसका बहुत अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन से एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं रहता तो एक बार ये भी हो सकता था कि मान लीजिए इस टॉपिक को हम लोग कवर नहीं करते, लेकिन जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और वो आपके पोर्टल पर रहेगा, आप आराम से देखते रहिएगा इसको। ठीक है? और बाकी हम लोग का आगे आने वाले टाइम में जैसे ही ये वाला चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा तो SSC JEE का हम लोग ऑनलाइन में एक क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल के लिए मैं ही लेने वाला हूँ, तो उसमें और हम लोग डिटेल में कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है? थैंक यू।